You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. हम लोग कैलोरीमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। कुछ डेफिनेशंस हमने कल आपको दिए थे, इफ यू रिमेम्बर। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हम लोग वाटर इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे। वाटर इक्विवेलेंट में ये जो टर्म है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा। मोस्टली यही सारे टर्म्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यही सारे टर्म्स दिखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। हमने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है कि हर क्वेश्चन के लिए हमारा एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। जो बॉडी हमारा हायर टेम्परेचर पर है वो हीट लूज करेगा, और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पर है वो हीट गेन करेगा, और फाइनली एक कॉमन टेम्परेचर दोनों का हो जाएगा। जब तक अगर ऐसा नहीं होता है तब तक हीट का एक्सचेंज चलता रहेगा। तुम लोग बहुत बेसिक सवाल से और अच्छे लेवल तक के सवाल पर जाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग विथ दिस वन, 200 ग्राम of water at 20 degrees centigrade is mixed with 500 gram of water at 80 degrees centigrade. Find the final temperature of mixture. बहुत ही सिंपल सवाल है, तुरंत हो जाएगा। सब लोग ट्राई कीजिए।
ये बहुत ही आसान सवाल है और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी इसका आंसर जल्दी से निकालें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, आध्या आपका क्या आंसर है? सर 440/7। रैंडम डेटा हमने दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर हमारा राउंड फिगर है। मल्हार आपका क्या आंसर है? हाँ सर वही है। ओके, बाकी बच्चे? कृष्णा सेम आंसर है आपका? हाँ सर। गुड। श्रावणी आपका भी सेम आंसर है? यस सर। गुड। देखिए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हम बना सकते थे कैलोरीमेट्री पर, वो हमने बनाया है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका कुछ ऐसा होता है, डायग्राम से थोड़ा सा अगर हम लोग जाएं तो जैसे ये हमारा है 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारा है 500 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों को अगर हमने मिक्स, इतना तो समझ आ ही रहा है कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर ही होगा और टेम्परेचर भी 20 और 80 के बीच में ही होगा। तो फाइनल टेम्परेचर अगर हमने T मान लिया तो ये जो है वो हीट गेन करेगा और ये जो है वो हीट लूज करेगा, और डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और रिलीज्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और या फिर सिंपली m इंटू सी को अगर हम चाहें तो s इंटू डेल्टा थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में हमारा एम सी डेल्टा थीटा यही यूज होता है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो T है, बिना किसी डाउट के हमको ये कहना चाहिए कि ये 20 इज लेस देन T इज लेस देन 80, इन्हीं के बीच में लाई करेगा। और ये कितना हीट लूज करेगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। तो ये हीट लूज करेगा, ये हीट गेन करेगा। कितना हीट लूज करेगा, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली यहां पर हम लोग 80 माइनस टी लिखेंगे। यहां चीज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और यहां पर हीट गेन की बात हो तो यहां पर 200 इंटू सी इंटू टी माइनस 20। यहां पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों टर्म हमने इस तरीके से लिखे हैं ताकि ये दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर इसी के बीच लाई करना है। अगर दोनों में टी माइनस से टी या टी माइनस 20 अगर ऐसे लिख देते हो, दोनों टी माइनस लिख देते हो, तो या दोनों में गिवन टेम्परेचर माइनस टी लिख देते हो, तो एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और वो दोनों कभी भी इक्वेट नहीं किए जा सकते। इसलिए जो हीट लूज करेगा उसमें 80 माइनस टी, उसका टेम्परेचर माइनस द फाइनल टेम्परेचर, और जो हीट गेन करेगा वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और इस तरीके से अब हमारे पास कोई ज्यादा काम नहीं है, कैंसिल आउट कर दो, सी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। 580 माइनस टी इज इक्वल टू 2 t minus 20. If you solve this, you will get this result. A से t हमारा आ जाएगा 440/7।
लेकिन अगर मान लीजिए कि दो सब्सटेंस में, तो ये बात बहुत हमने क्लियरली समझ ली, एक हीट लूज करेगा और एक हीट गेन करेगा। लेकिन मान लो अगर हमने यही काम 3 लिक्विड के लिए किया, 3 तरह के वाटर हमने लिए। जैसे एक क्वेश्चन, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, डायग्राम से इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें। इस तरह से हमारे पास 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 150 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा 200 ग्राम वाटर एट लेट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारा है 100 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये तीनों को हमने मिक्स किया है, और फाइनली हमको मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। ये जो मिक्सचर बना इसका टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। ट्राई कीजिए। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। कृष्णा बताए। सर 250/9। 250/9। ओके, आध्या आप बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी बच्चे। मल्हार आप बताएं। हाँ सर यही है। ओके, आध्या आपका भी सेम है। सर चैट में अभी भी लिख आवाज आ सकते रही हैं है? हाँ बराबर, अभी है। हाँ सर, यही है मेरा आंसर। ओके, जिन लोगों का माइक वगैरह काम ना करे या जो लोग का आंसर निकल रहा है वो चैट में भी डाल सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोलना कि कौन हीट लूज करेगा कौन हीट गेन करेगा ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम चाहें तो इससे हम निजात पा सकते हैं। हमको कभी भी, चाहे वो 2 लिक्विड का केस हो, 3 लिक्विड का केस हो, 4 लिक्विड का केस हो, अगर सारे सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब सब ये वाटर है, कहीं पर कोई आयन अभी तक मिक्स नहीं किया है, तो जब तक सब सेम फेज में है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे सब्सटेंस, ये जो सारे हैं, हम एज्यूम कर लेंगे कि या तो ये सब हीट लूज या ये सब हीट गेन कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल काइंड ऑफ। मतलब अगर ये T 10 से भी बड़ा है, 30 से भी बड़ा है और 50 से भी बड़ा है, ऐसा हमने लिया तो डेफिनेटली ये तीनों हीट गेन करेंगे। अगर ये T सबसे छोटा हो गया, फॉर एग्जांपल 10 से भी छोटा हो गया, 30 से भी छोटा हो गया, 50 से भी छोटा हो गया, तो ये सब हीट लूज करेंगे। कोई भी एक एजम्पशन हम ले सकते हैं। अगर T हम ऐसा एज्यूम कर लें कि सबसे बड़ा टेम्परेचर है, जो भी गिवन टेम्परेचर है उससे बड़ा टेम्परेचर है, या फिर जो T है वो सबसे छोटा टेम्परेचर है। मान लेते हैं इफ T इज ग्रेटर देन, और ये बार बार लिखना नहीं है, मैं अभी लिख रहा हूं जस्ट टू कन्वे द कॉन्सेप्ट। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बड़ा है। ये बात इम्पॉसिबल है गिवन सिनेरियो के लिए, लेकिन ये जंक्शन कोई बुराई नहीं है। तो अगर ये बड़ा टेम्परेचर है तो सब हीट गेन करने वाले हैं,
सो यहां पर कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज टोटल हीट गेन और टोटल हीट लॉस दैट इज इक्वल टू 0। ये ग्रेटर की जगह अगर स्मॉलर होता तब भी सब हीट लूज कर देते और उस सबका समय बराबर होता। तो कौन हीट लूज कर रहा है कौन हीट गेन कर रहा है इससे हमको सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने टी का सबसे बड़ा टर्म किया है, तो पहला वाला जो कितना हीट गेन करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 150 इंटू सी इंटू टी माइनस 10 प्लस दूसरा कितना हीट गेन करेगा 200 इंटू सी इंटू टी माइनस 30। तीसरा कितना गेन करेगा 100 इंटू सी इंटू टी माइनस 50। अब देखो हमने कहीं पर भी पैटर्न चेंज नहीं किया, यहां पर सब हीट गेन कर रहे हैं। अगर हीट लूज करने की बात होती तो 10 माइनस टी लिखते, 30 माइनस टी लिखते, 50 माइनस टी लिखते, तब भी वही बात होता और इसको इक्वेट कर देना है 0 के बराबर। इस अप्रोच में क्या है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व। सी हट जाएगा, 100 कॉमन है, यू कैन सी यहाँ से अगर 100 हटाएंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। सो 1.5 और टी माइनस 10 प्लस 2 टी माइनस 30 प्लस टी माइनस 50 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ ये एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है इक्वेशन है में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी आ जाएगा विच इज 250/9 जो भी बच्चों ने निकाला है। इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट दिस रिजल्ट। अगर इसकी जगह हम सबको रिवर्स ऑर्डर में लिखते, मतलब 10 माइनस टी लिखते, 30 माइनस टी लिखते, 50 माइनस टी लिखते, तब भी यही आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव लगता है। ये जो अप्रोच है जूनियर क्लासेस में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एक हीट लूज करेगा एक हीट गेन करेगा, दो ही सब्सटेंसेस है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इक्वेट करके। लेकिन अगर मान लो मोर देन 2 हो ना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो डेटा हमने दिया है MO1 M2 M3 θ1 θ2 θ3 ऐसा करके टेम्परेचर मास दिए जाएंगे और कॉमन टेम्परेचर निकालने बोला जाएगा, तो वहां पर भी जब हमको डेटा दिखेगा ही नहीं तो कौन हीट लूज करेगा कौन हीट गेन करेगा ये भी तो डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पर डेटा नहीं होता और ये M1 θ1 होता, M2 θ2 होता, M3 θ3 होता और फाइनल टेम्परेचर कुछ थीटा हम लोग ने अगर एज्यूम किया तो फिर कैसे पता चलेगा कौन हीट लूज कर रहा है कौन हीट गेन कर रहा है। इसलिए ये जो अप्रोच है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे अगर हमारा क्वेश्चन में फेज चेंज की बात नहीं आ रही है तब। अब हम लोग इससे एक स्टेप आगे आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत सारे, मैं अब उससे नहीं जाना चाहता, हम इसमें एक स्टेप और आगे जाएंगे और अब हम लोग आइस और वाटर को मिक्स करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं फेज चेंज की बात हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सिंबॉलिकली तुम लोग को दे रहे हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, जब तक बात ना हो तब तक कंटेनर का कोई भी हीट कैपेसिटी काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास है 200 ग्राम आइस एट लेट से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और यहां पर हमारे पास है 600 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को हमने मिक्स कर दिया। फाइनल जो मिक्सचर बना इसमें दो बातें पूछी जा सकती हैं, एक तो कंटेंट और एक टेम्परेचर। टेम्परेचर वही पुराना वाला बात है, लेकिन कंटेंट में अपने को मतलब आइस और वाटर क्या दोनों रहेंगे या सिर्फ वाटर रहेगा, इस तरह से हमको बताना पड़ेगा। अगर मान लो दोनों रहता है तो कितना आइस होगा कितना वाटर होगा, सिर्फ वाटर है तो ऑब्वियस ही बात है, समझ में आ रहा है कि 600 ग्राम ये वाटर और आइस भी अगर मेल्ट करेगा तो भी वाटर ही बनेगा, तो टोटल 800 ग्राम वाटर। ऐसा भी हो सकता है या आइस पूरा मेल्ट ही ना करे, ऐसा भी, मतलब बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो हम लोग को कंटेंट पर भी कमेंट करना है कि फाइनल कंटेंट क्या है, वाटर है आइस है कितना कितना है, ऐसा। चलिए ट्राई कीजिए।
और हमने जो डेटा कल आपको दिया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जरूर काम आने वाला है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. Okay. दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, मैं अभी 1-2 मिनट और दूंगा. ओके, फाइनल टेम्परेचर क्या निकाला आपने याद है? सर मेरा 37.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, और अगर ये टेम्परेचर ऐसा है तो डेफिनेटली कंटेंट जो होगा वो पूरा का पूरा वाटर होगा सॉरी, और उसमें 600 प्लस 200 800 ग्राम होगा, ऐसा? हाँ सर, मेरा तो ऐसे ही है. मल्हार आपका? हाँ सर यही है. ओके. $37.55. ओके, 2-3 बच्चों ने सेम ही आंसर निकाला है. लेट्स सी. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसके बाद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर फेज चेंज की बात हो, अब आइस है और वाटर है, दोनों में मिक्स करने पर आइस का मेल्ट होना पॉसिबल है, या फिर कुछ आइस मेल्ट हो और 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर और आइस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है. ऐसा नहीं होगा. जो डेटा है, इसमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे. डेटा जो है ना, इसमें मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे मैं 200 ग्राम की जगह 50 ग्राम आइस दे दूं, 600 ग्राम वाटर की जगह 300 ग्राम वाटर दे दूं, तो पूरा पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा. फाइनल सिचुएशन क्या होगा ये हम एकदम से देख के नहीं बता सकते. कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. अब जैसे ये तो बात समझ आ रही है कि ये जो आइस है ये हीट को लेगा और इसका टेम्परेचर जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से है ये बढ़ के 0 तक जा सकता है. और अगर फिर भी इस बॉडी का वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रहा, इससे हीट लेके हो सकता है. अगर पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया, 0 डिग्री पर ही रहा, फिर भी ये हाई टेम्परेचर पर अगर है तो इसका टेम्परेचर 0 से भी बढ़ सकता है. मतलब देयर आर डिफरेंट स्टेजेस
पहले ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंट स्टेज बनाता हूँ। ये हमारा जो 200 ग्राम आइस है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा आईसी। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, अगर मैं इसको डेल्टा Q1 से डिनोट करूं तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट 0.5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और ये हो जाएगा 2000 कैलोरी। यानी कि इतना कैलोरी अगर हम आइस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा लेगा तो ये 0 डिग्री आइस पे कन्वर्ट हो जाएगा। और एक स्टेप और आगे अगर बढ़ जाए कि ये पूरा का पूरा आइस अगर मेल्ट कर जाए तो ये 200 ग्राम वाटर बनाएगा, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। और इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा जैसे दैट इज डेल्टा Q2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 200, और 1 ग्राम को कन्वर्ट करने में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 पता है, तो ये 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16,000 कैलोरी। अब इससे आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वी विल कम टू दिस। पहले इतना तो हमको फिगर आउट कर ही लेना चाहिए, जब भी कभी आइस दे दिया जाए तो हम लोग को पूरा का पूरा आइस करने के लिए कितना हीट वो कंज्यूम कर सकता है, पहले ये निकालना होगा। और हीट का एक्सचेंज तब तक चलता है जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस हो। जैसे ये वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि ये तब तक हीट रिलीज कर सकता है जब तक ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री पर, इसका ये टेम्परेचर कब तक लूज कर सकता है, टेम्परेचर कब तक इसका फॉल होगा, 0 डिग्री तक फॉल होगा। तो ये हो जाएगा 600 ग्राम। अभी कोई भी कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, हम एक एस्टिमेट बना रहे हैं कि क्या हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो कितना हीट रिलीज करेगा, तो यहाँ पर डेल्टा Q3, और उसको हम लिख सकते हैं 600 इंटू 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस 0, तो देखेंगे 48,000, 8×48 48,000 कैलोरी, 48 किलो कैलोरी ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो 48 किलो कैलोरी। अब इस डेटा को निकालने के बाद और पहले जो दो डेटा हमने ये दोनों को अगर ऐड कर लो तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 16 और 2 18 किलो कैलोरी। अब क्लियरली थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि ये जो वाटर जितना हीट रिलीज कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब उससे बहुत कम है। सोचो 18 किलो कैलोरी ही अभी तक ये एब्जॉर्ब किया है। यानी कि अब यहां पर अगर ये रुक गया तो 0 पर अगर फाइनली टेम्परेचर रहा तो ये तो एब्जॉर्ब करेगा इतना ही, और ये रिलीज कर देगा 48 किलो कैलोरी। बहुत सारा हीट अभी भी अवेलेबल है, इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको 0 से भी आगे टेम्परेचर को जाना पड़ेगा, और ये जो वाटर हमने जो सोचा था कि ये 0 डिग्री तक आएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब इतना कैलकुलेशन करने के बाद एक बात तो श्योर होगी कि ये टेम्परेचर 0 डिग्री आंसर नहीं होगा। और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो अपन फाइनल टेम्परेचर यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कुछ होगा, तो 200 ग्राम वाटर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो हमने 0 डिग्री एज्यूम किया था इसको भी हम एज्यूम कर लेंगे कि ये T पर आएगा। ये रफ कैलकुलेशन के लिए, दिस इज नॉट आवर एक्चुअल क्वेश्चन का पार्ट। हमने इसको रफ में कैलकुलेट करके देख लिया कि कितना वो रिलीज कर सकता है। बाकी हमको अब आइडिया लग गया कि ये T डिग्री पर जाएगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहां पर 600 ग्राम वाटर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हीट कितना लूज करेगा, वी कैन इजिली राइट 600 इंटू C इंटू 80 माइनस T। और ये कितना हीट गेन करेगा, तो 2 हीट तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 2000 और 16,000। ये तो इतना तो ले ही लेगा ये,
इसके बाद यहां पर ये जो डेल्टा Q4 कह सकते हैं इसको, डेल्टा Q4, ये जो फर्दर हीट कितना ले रहा है, तो 200 इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर T-0। तो ये तीनों हीट गेन वाले टर्म है, ये हीट लूज वाला टर्म है। अब इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो ये 18 किलो कैलोरी ऐसे ही दिख रहा है अपने को। हम लोग लिख सकते हैं 18,000 प्लस 200 इंटू सी इंटू T-। अब इसके बाद इसको हम इवेलुएट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सी जो है ये हमारा 1 है, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट है, तो इसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे इधर भी और इधर भी। तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 200T एंड दैट इज इक्वल टू 600, और ये 48,000 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस 600T। अब यहां पर सॉल्व कर लीजिए फर्दर, 600 इधर आएगा तो 620, और ये 48,000 में 18,000 अगर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 30,000। तो T 3000 बाई 62, और इसको अगर देखें तो ये 5 से थोड़ा कम आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, एक बार इसको ऐसे कर लिया जाए 31, और ये हो जाएगा 1500। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? सर वो 600 प्लस 200 है, वो 20 नहीं है। सर वो 620। सॉरी 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 सॉरी, ये मिस्टेक हुआ। तो ये हम अगर इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 800 T एंड दैट इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 30,000, ये 00 जाएगा, T इज इक्वल टू 300/8। सो ये नियरली उतना ही आ जाएगा, 24 6 8 7 56 8 5 40, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमको इसमें रफ वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इनिशियली डेटा को देख के ये गेस कर पाना कि फाइनली क्या होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ डेटा निकालते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज निकालते हैं, और उसको देखने के बाद ये डिसीजन बनाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। एक मिनट बच्चे, जस्ट गिव मोमेंट।
सुन पा रहे हैं सब लोग? है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर अभी जैसे मैं थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज करूंगा, और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर आ गया, अब यहाँ से भी आगे बात जा सकती है। ये हमने डेटा कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड किया। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो हो, ये सिर्फ मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकता हूँ, 600 ग्राम वाटर की जगह तुम 200 ग्राम वाटर या 100 ग्राम वाटर कर दो तो पूरी कहानी बदल जाएगी। 150 ग्राम वाटर कर दो। हाँ, अगर हम ये जो 160 ग्राम वाटर है इसको हम चेंज करके सिर्फ 150 ग्राम वाटर कर दे, कहीं कोई चेंज नहीं, सिर्फ ये जो 600 ग्राम वाटर है उसको 150 ग्राम कर दे, इसी से बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। या फिर ये जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर मैं इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं तब भी कहानी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसा टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि इस बार जो हुआ कि फाइनल टेम्परेचर कुछ टी आया, 0 से ज्यादा आ गया, पूरा आइस मेल्ट हो गया, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में चेंज करें क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर एक क्वेश्चन पहले से पेस्ट किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिए, इससे कुछ बात समझ में आएगी। ये लीप का ही क्वेश्चन है। हाँ कृष्णा बताएं। So 0 degree. आफिया आपका? मेरा भी 0 डिग्री। ओके, बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, ये बहुत डिस्करेजिंग है। आज जैसे ज्यादातर बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है, कल बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए। कल क्या दीपावली मना रहे थे? आई मीन मना रहे थे तो कोई बुराई नहीं है, इट्स ओके। मना कल मेरे को भी एक्चुअली मन था कि तुम लोग को छुट्टी, लेकिन फिर कहे कि यार संडे क्लास नहीं हुई है, सैटरडे भी क्लास नहीं हुई है, 2 दिन ऑलरेडी गैप हो चुका है, और 2 दिन 3 दिन पहले से हम लोग AITS का ही सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कल हमने क्लास कैंसिल नहीं की। ये तो कल सोचे थे हम, कल जैसा माहौल था पूरा, कल छुट्टी का बात सोचे थे, बट फिर मन हमने खींच लिया। हमने कहा कि पूरे दिन तुम लोग ने सेलिब्रेट किया ही होगा। कल आकाश ऑफ था ना? हाँ सर, ऑफ तक। तो हमने कहा सब तुम लोग ने मस्ती करी ही होगी, तो फिर अपन इवनिंग में रात को 9 बजे क्लास रखने में कोई बुराई नहीं, बट फिर भी बहुत कम बच्चे आए थे। अब देखो यही क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पर, वाटर कोई एक टेम्परेचर पर है, आइस कोई एक टेम्परेचर पर है, और यहाँ पर हुआ है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा?
तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या करना चाहिए कायदे से, तो यहाँ पर ऐसे ये तरीका जो है ये थोड़ा सा इजी होता है मुझे लगता है, बाकी सब लोग अपना कर सकते हो। 30 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 ग्राम वाटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये पूरा पूरा मेल्ट होने की बात है और ये 0 डिग्री पर आने की बात है। इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए और इसमें कितना हीट रिलीज होना चाहिए, पहले इतने पर ही हम देख लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुम देखोगे 30 इंटू 80, ये हो जाएगा 2400। मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को भी ये सारी चीजें लिख के ही सॉल्व करनी है। दिमाग में अगर आइडिया डेवलप होने लगे तो कैलकुलेशन और को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। 40 इंटू 1 इंटू 60 माइनस 0, तो ये हमारा आ जाएगा 2400। ये देखो कितना अनोखा संयोग है कि जितना ये हीट रिलीज कर रहा है ये इतना ही हीट गेन कर रहा है, न उससे कम न उससे ज्यादा। ये जस्ट एक संयोग है। अगर ये 30 ग्राम की जगह 40 ग्राम हो जाता या 50 ग्राम हो जाता, ये 40 ग्राम वाटर की जगह अगर ये 50 ग्राम वाटर हो जाता, तो फिर हमारा फाइनल आंसर चेंज हो जाता। तो यहां पर ये दोनों संयोग से बराबर हो गए, तो डेफिनेटली 0 डिग्री आंसर होगा। बस अब इसी क्वेश्चन में एक और हम चेंज करके तुम लोग को देखते हैं कि तुम लोग कितना इस बात को समझ पाए हो। थर्टी ग्राम आइस की जगह इसको हम 50 ग्राम आइस कर दें और ये 0 डिग्री से हटा के चलो एक नया क्वेश्चन ही देते हैं। इसमें चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, हौच पौच हो जाएगा। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और कोशिश करते हैं इस बार थोड़ा सा अनोखा काम हो। यहां पर देख रहे हैं कि जितना हीट ये गेन कर रहा है उतना ही हीट लूज कर रहा है, तो फाइनल कंटेंट भी अगर पूछा जाए ना, कंटेंट, तो कंटेंट में सिर्फ वाटर होगा कितना, 40 और 30 70 ग्राम, और टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब जो क्वेश्चन में देने जा रहा हूं ये देखो ध्यान से, ये हमारा 50 ग्राम आइस है और ये है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर हमने दे दिया लेट्स से 100 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो फाइनल कंटेंट एंड टेम्परेचर दोनों बताना है। सेंटीग्रेड 100 ग्राम वाटर 30 डिग्री से, इन दोनों को मिक्स किया गया है। श्रावणी आप बहुत अच्छे कर ओके। बाकी लोग भी कर ले, मैं एक बार आंसर लूंगा।
आप ये बताएं क्या फाइनल कंटेंट 37.5 डिग्री 37.5 ग्राम आइस, नहीं सॉरी 37.5 ग्राम वाटर। गलत हो रहा है बच्चे। वाटर सिर्फ 100 ग्राम तो वाटर हमको यही दिख रहा है, तो उससे कम वाटर कैसे हो सकता है? ओके, आधे आप बताएं। सर फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ओके, और कंटेंट 131.25 ग्राम वाटर। 131.25 ग्राम वाटर, और आइस कितना? सर आइस 50 माइनस 31.25 कैलकुलेट 18.75, राइट? 18.75। हाँ सर। कृष्ण, यही आंसर है आपका? Yes, sir. मल्हार? हाँ सर यही है। बराबर। श्रावणी सर? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। सर अभी आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, यस सर यही है। गुड। देखो, जिन बच्चों ने एक बार में ही आंसर्स, आप ये बताएं। सर मेरा भी वही है। ओके गुड। एक बार में जिनके आंसर्स निकल रहे हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत फेज चेंज वाली जो बातें हैं वो समझ में आने लगी है। लेकिन जिन लोगों से नहीं हुआ, मैं फिर से कहूंगा कि तुम लोग क्वेश्चंस को जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक बार ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से ही हमारा सारा पार्ट क्लियर होगा। अब हमारे पास डेफिनेशन को बताने के लिए कुछ नहीं है, अब हमको सीधे ऑब्जर्व करना है और क्या क्या स्टेप्स हैं, रफ वर्क क्या है वो समझना है। जैसे मैंने कहा था कि आइस है -20, दो स्टेप हो सकते हैं इसके, कि आइस और इसके बाद 50 ग्राम आइस, और आइस की जगह ये वाटर मैंने कन्वर्ट करें, मतलब मेल्टिंग हो, वाटर बन जाए एट 0 डिग्री। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट का कंजम्पशन हो? 220, यहाँ पर दिख रहा है 500, और सारे कैलकुलेशंस हम कैलोरी में कर रहे हैं, देख रहे हो, क्योंकि इससे थोड़ा राउंड फिगर होता है। अगर जूल सब करने लगोगे ना तो थोड़ा सा 4.18, 4.2 ये सब डेसिमल में चले जाएंगे। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो कैलोरीमेट्री के आ रहे हैं उनके आंसर दिए जा रहे हैं, तो मैं तुमसे रिकमेंड करूँगा कि तुम करो इस कैलोरी में ही। फाइनल आंसर देखो, जो भी हीट कैलकुलेशन का बात है, अगर वो जूल में दिया गया है तो फाइनली, लेकिन पूरा क्वेश्चन को जूल में अगर करने की कोशिश करोगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, तो 50 × 80 तो ये हो जाएगा 4000। तो 4000 ये और 500 ये, टोटल हमको जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से यहाँ तक आने में वो है 4500। और ये अगर सीधे मेल्ट, सीधे अगर 0 डिग्री पर आता है 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना कर सकता है? तो ये करेगा 100 × 1 × 30 - 0। तो देख रहे हैं कि यार ये तो 3000 कर रहा है। जरूरत तो यहाँ पर 500 + 4000 4500 की है, उतना तो ये कर ही नहीं पाएगा। और 0 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 0 से नीचे पहले इस वाटर कन्वर्ट होना पड़ेगा बिना टेम्परेचर के चेंज किए, वो एक इम्पॉसिबल बात है। 0 पर आने के बाद अब हीट एक्सचेंज फर्दर होगा नहीं, इसलिए इससे ज्यादा हीट रिलीज कर ही नहीं सकता। और हमने जो कैलकुलेट करके बैठ गए कि यहाँ पर पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा, ये स्टेप नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे क्या ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। 500 कैलोरी
3000 से तो छोटा ही है। तो जैसे ही ये डेटा हमने कैलकुलेट किया, टेम्परेचर वाली बात तो हमको अच्छे से पता चल गई कि ये 0 डिग्री हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर हम श्योर हो गए। अब बात आती है कि कंटेंट। तो हम ऐसा देखें कि ये जो हीट रिलीज कर रहा है 3, इसमें 500 आइस -20 से 0 तक आने में कंज्यूम कर चुका है। मतलब 3000 में 500 यहां यूज हो चुका। अब इस आइस के लिए कितना अवेलेबल है? तो इस आइस के लिए अवेलेबल है 3000 - 500 यानी 2500। 3000 - 500, तो ये हमारा 2500 कैलोरी ये अवेलेबल है इस आइस के लिए। लेकिन ये पूरा का पूरा मेल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए 4000 चाहिए और हम तो 2500 ही लेके बैठे हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि ये 2500 कैलोरी कितने आइस को मेल्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो इसको एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, हीट तो ऐसा जाएगा नहीं कहीं। तो 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी, तो 2500 कैलोरी कितने ग्राम को मेल्ट, यूनिटरी मेथड लगा देंगे बेसिकली। तो 2500 डिवाइड बाई 80, ये हमारा अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 250/8। इसको देखें, सो अतिरिक्त 24, 1 8 कम 8 19 16 5 चलेगा 31.25 ग्राम इतना आइस मेल्ट कर गया। और बच कितना गया? तो 50 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 18.75। तो आइस रह जाएगा उसमें 18.75, वाटर उसमें हो जाएगा 31 ये, और 100 ग्राम इधर जो था वो भी तो रहेगा वाटर में। तो दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे 131.25 ग्राम वाटर एंड 18.7 ग्राम आइस, और ये दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब फर्दर कोई भी फेज चेंज या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं होगा, न वाटर अब इससे लोअर टेम्परेचर पर जाएगा और न ही आइस फर्दर मेल्ट या फॉर्म होगा। इसी कंडीशन में ये पूरे टाइम तक रह जाएंगे। तो जब भी कंटेंट की बात आएगी तो याद रखना कि जो बाउंड्री टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वही तक रह जाता है। ये बस एक संयोग था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करना था उतना ही एनर्जी इसने रिलीज कर दिया। अदरवाइज ये हर बार ऐसा संयोग हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने जो टोटल हीट एब्जॉर्ब निकाला वो 4500 आ गया, 4000 ये, 500 ये, और ये जितना हीट रिलीज कर रहा है वो 3000 ये। तो यहां से डिसीजन हमने अपना चेंज किया कि यहां तक बात तो कमी नहीं आएगी। तो आइस मेल्ट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मेल्ट होगा, बट पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा ये गलत बात होगी। तो फिर हम लोगों ने कितना आइस मेल्ट होगा ये निकाल लिया और फिर अब से हमको कंटेंट पता चल गया। क्या ये बात समझ आ रही है? जिसको कंफ्यूजन हो वो पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा वाटर इक्विवेलेंट पर भी लिया जाए, क्या रोल है उसका, उसको भी समझा जाए। टीम भी हमें इसमें इन्वॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो लगभग सेमी क्वेश्चन हो गया। ओके, इसको भी ट्राई कर लो। इक्विवेलेंट का क्वेश्चन मुझे लगा ये होगा।
अब बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन। श्रावणी आपका भी यही है? आध्या, मल्हार? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर 50 ग्राम आइस है 0 डिग्री, ड्रॉप्ड इन ए कैलोरीमीटर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। यहाँ पर नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी दिया, इसका मतलब कि कैलोरीमीटर कोई भी हीट लेगा ही नहीं, नहीं देगा, तो यहाँ पर कैलोरीमीटर का जिक्र होने के बावजूद उसका कोई रोल नहीं होगा। 50 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर, अब यहाँ पर आइस को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो 50 × 80 4000, और 50 ग्राम आइस अगर 100 से 0 पर अगर आता है, क्योंकि फेज चेंज जहां तक होगा एक बार वहां तक कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, तो 50 × 1 × 100 5000, तो ये 5000 लूज कर सकता है 0 तक आने में, लेकिन आइस जो है ये 4000 ही ले पाएगा। अगर उससे ज्यादा लेगा तो टेम्परेचर 0 से बढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि बिलो 0 ये तो कट जाएगा। एबव 20 20 10 इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हमने बहुत सारे कैलकुलेशंस चूंकि करने से एक रफ आइडिया हमको मिल गया है, तो 50 ग्राम आइस मेल्ट होगा ये तो पक्के से पता चल गया, तो सीधे सीधे लिख देंगे 4000 प्लस 50 × 1 × फाइनल टेम्परेचर अगर T है T-0 एंड दैट इज इक्वल्स टू ये 50 × 1 × 100 - T। इसको सॉल्व करना है बस। 4000 प्लस 50T इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5000 माइनस 50T। क्लियरली तुम देख सकते हो ये हमारा हो जाएगा 100T इज इक्वल टू 1000, यहाँ से आ जाएगा 10 डिग्री। तो सिर्फ डेटा चेंज होता जा रहा है, आंसर्स चेंज होते जा रहे हैं, और यही कैलोरीमेट्री का सबसे बड़ा खासियत है। कोई भी चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड हम लोग को नहीं लेना है कि अच्छा उस बार आइस मेल्ट हुआ था तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ भी वैसा नहीं होगा, या 0 डिग्री ही आंसर हो जाएगा, ऐसा बार बार होगा, ऐसा नहीं सोचना है। एक और क्वेश्चन लीजिए। देखो तो इसमें हमने स्टीम तक को इन्वॉल्व किया है। आपको डेटा ऑलरेडी गिवन है, 540 कैलोरी पर ग्राम स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यूज कर लीजिए उस डेटा को। हाँ मल्हार, आपका क्या आंसर आया? सर मेरा 1 के आसपास आया। 1 ग्राम? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, कृष्ण आपका? सर मेरा भी 1 के आसपास। श्रावणी? Yes, sir. First. ओके, देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में बच्चे जो एक मिस्टेक कर सकते हैं, वैसे तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक मिस्टेक जो होती है वो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है द अमाउंट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर
फ्रॉम दिस टू दिस। तो सबसे पहले कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ये हम निकाल लेते हैं। उसको मैं डेल्टा Q1 या डेल्टा Q ऐसा कुछ भी बोल सकता हूँ। तो 56.5 इंटू 1 इंटू 75 माइनस 15, बहुत ज़्यादा, सॉरी, ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये हीट गेन है, ये चाहिए हमको। और हीट लूज कौन करेगा? स्टीम। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, टेम्परेचर लोअर करने की कोई बात नहीं है। सीधे सीधे स्टीम जो है वो कंडेंस होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। हमको पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होता है 540। तो हम 540 इंटू लेट से x ग्राम स्टीम कंडेंस होना है, क्या हम इतना कर सकते हैं? इज दिस द करेक्ट एक्सप्रेशन? और इसमें कुछ और चेंज करना बाकी, और कुछ है जो हमारा छूट गया है, या फिर ये इनफ है? हाँ आद्या बोलिए। सर इसमें आपने स्टेट चेंज का तो कर दिया है, बट टेम्परेचर भी 100 से 75 पर आएगा। Good. बहुत बार बच्चे बस यही स्टेप तक रुक जाते हैं, जबकि ये स्टीम 100 ग्राम से जब कंडेंस होकर वाटर बनेगा तो वाटर भी तो 100 ग्राम पर है, और फाइनली 75 तक वो भी तो जाएगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज तो तब तक चलता रहेगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है। यानी कि x इंटू 1 इंटू 100 माइनस 75, ये भी हमको लेना पड़ेगा। ये भी हीट रिलीज होगा, सिर्फ ये नहीं रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा, और ये दोनों को ऐड करके ही ये वैल्यू आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, इजिली यू कैन सॉल्व। 56.5 इंटू यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना हो रहा है 60, और यहाँ पर 540x प्लस यहाँ पर 25x, तो इसको अगर आप देखोगे तो x क्या हो जाएगा 56.5 इंटू 60 डिवाइड बाई यहाँ पर 565, तो डेसिमल हटाएंगे ये आ जाएगा 10। और जिन लोगों ने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाला था, हो सकता है कि डेटा हमारा क्वेश्चन का इतना दूर दूर था कि वो अप्रोक्सीमेटेड आंसर भी तुम लोग ने नियर बाई कुछ नहीं देखा तो मार्क कर दिया, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है, उन्होंने ये वाला काउंट नहीं किया था। इसलिए वो अब जैसे यहाँ पर 540 डिवाइड करते हैं तो 6 से थोड़ा बड़ा आता है, बच्चे देख रहे हैं कि 6 से बड़ा, अब बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू हो जा रहा है, तो चलो 6 मार दो। यही किया था मल्हार आपने? हाँ सर। मुझे पता है ना कि ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो कभी भी स्टीम पास किया जाए, बहुत बार क्वेश्चन कहता है कि कैलोरीमीटर है, उसके अंदर आइस है और उसमें हमने स्टीम पास किया, तो हमको आइस को मेल्ट करना है, तो कितना स्टीम? तो ऐसा नहीं है कि स्टीम हमने पास किया तो बस स्टीम का कंडेंसेशन वाला जो हीट है वही काउंट करना है। अगर आइस को मेल्ट करने की बात हो रही है तो फाइनली अगर वो 0 डिग्री पर होना है उसको, तो स्टीम को भी 0 डिग्री तक आने के लिए जो हीट रिलीज होगा वो भी काउंट करना पड़ेगा, और वही चीज बच्चे थोड़ा मिस करते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जान बचा इसलिए दिया क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था। अगर हम इसको पेपर को सेट करते तो एक डेटा इसके बिना जो आता वही देते। तो क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन कैलकुलेट करके सॉल्व करते हो और जो आंसर आपने निकाला एग्जैक्टली वही आंसर आ जाता है, तो बच्चा बिल्कुल भी उसको कोई शक नहीं होता कि हमने कोई गड़बड़ की है। आईआईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, नीट में भी अभी वो कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ करते हैं कि जहां पर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ, कोई रेशियो बेस्ड कोई मिस्टेक, कोई एजम्पशन में कुछ कॉन्सेप्चुअली हम गलती कर रहे हैं
और उससे जो आंसर आ रहा है वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बच्चा उसको सॉल्व किया, वही आंसर दिख गया, उसको रत्ती भर भी शंका नहीं होगा कि हमने कुछ गलत किया है, मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। और यहां पर वो +4 की जगह -1, पूरे 5 नंबर लूज करेगा। अपने को कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करने के बाद भी आंसर मैच करेगा। आई होप कि ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। मैं देखता हूं अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वाटर इक्विवेलेंट पर मिलता है तो अपन लेंगे, अदरवाइज मैं खुद क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा। एक्चुअली खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने में क्या है ना, हिंट मिल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, मैं, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो मैं बता रहा था अभी। ये क्वेश्चन को एक बार देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूं आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपको कराना चाहते हैं, अगर वो क्वेश्चन कर रहे हो तो कर लो, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत। उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन को देखना है। ये टीम इज पास्ट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने किया है। है ना? नीचे वाले कर लिए, नीचे वाला क्वेश्चन भी कर लिए हो क्या? नहीं, ऊपर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन, हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन का इसका आंसर पहले आप लोग बता दो। ये क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर क्वेश्चन है। आप ये बताएं क्या आंसर है आपका? The second. ओके, आद्या? हाँ सर, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ही आ रहा है सबका? मल्हार, श्रावणी? हाँ Yes, मैं sir. लिख रहा हूँ, देख 54 into 1 into 90 minus 30 and that must be equals to steam is passed into, तो x ग्राम स्टीम का है तो x into 540 ये तो होगा ही होगा, प्लस x into 1 into 100 minus 90 ये भी हो जाएगा। अब ये एक सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है, x के लिए सॉल्व करोगे और नियरली वर्ड यूज किया है तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी कर लेना चाहो तो कर सकते हो। तो ये 60 ग्राम आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग इस इक्वेशन को नोट करें, क्या मतलब है वो समझें। ये कंडेंसेशन के कारण रिलीज हुआ है
और ये 100 से 90 पर भी आएगा, उसमें भी तो कुछ हीट रिलीज होगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 90 चाहिए, तो स्टीम का भी फाइनल टेम्परेचर 90 होना है, तो इसलिए वहां पर एक टर्म और ऐड हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसमें डिफिकल्टी नहीं है कुछ करने में, लेकिन बस हमको समझ में आना चाहिए कि ये भी होता है ऐसा कुछ। और सिर्फ टेम्परेचर की बात कही गई है, इसमें कंटेंट भी पूछा जा सकता है, बहुत बार क्या होता है कंटेंट भी पूछा जा सकता है, कि फाइनल कंटेंट क्या होगा ये भी बता दीजिए। एक बार कंटेंट भी देख लो, निकाल लो, फिर दोनों आंसर एक बार ले लेंगे। हाँ श्रावणी बताएं क्या है आपका आंसर। सर मैंने कंटेंट का अभी तक सॉल्व नहीं किया, पर जो पहले वाला है उसका शायद 20 डिग्रीज आ रहा है मेरा। ओके, आफिया आपका। The final temperature 0 degree Celsius. ओके, मल्हार। हाँ सर 0 डिग्री सेल्सियस और 200 ग्राम वाटर। 200 ग्राम हाँ सर, वाटर 200 ग्राम वाटर। और आइस 0। ओके, आइस रहेगा ही नहीं। ओके, कुछ डेटा ऐसा दिया गया मुझे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 100 ग्राम आइस 0 डिग्री पर है, इंटू ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम। ये देखो यहाँ पर कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी हमको 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट के टर्म्स में दे दिया गया। अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो 100 ग्राम पानी उसके अंदर रखा हुआ है, हम इसको सिर्फ 100 ग्राम वाटर की तरह ना देख के इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर, वाटर जो पहले से कैलोरीमीटर में पड़ा हुआ है और कैलोरीमीटर, इन दोनों का टेम्परेचर तो 40 डिग्री ही होगा। और जब आइस मेल्ट होगा तो दोनों ही हीट रिलीज करेंगे। तो जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन का पार्ट है उसमें हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे कि हमारे पास 200 ग्राम वाटर है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन दोनों को मिक्स किया गया है। तो ये कितना हीट रिलीज करेगा 0 डिग्री तक आने पर? तो ये बहुत आसान है कैलकुलेशन, 200 इंटू 1 इंटू 40, 0 डिग्री पर आने तक ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा? तो ये हो जाएगा 8000 कैलोरी। और ये कितना हीट लेगा? तो डेफिनेटली ये हमारा 8000 ही लेगा। क्या बात है, 100 इंटू 80, इफ यू सी 100 इंटू 80 तो ये पूरा पूरा आ गया 800। इसका मतलब कि जो डेटा दिया गया है वो काफी सिंपल चीजों को कर दिया। इसका मतलब कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा और ये जो 200 ग्राम वाटर है ये भी 0 पर आ जाएगा, लेकिन फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कहा दिया। लेकिन कंटेंट की अगर बात होगी तो यहां पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि ये 100 ग्राम आइस मेल्ट होगा तो वाटर बन जाएगा, और इस 200 ग्राम में 100 ग्राम ही वाटर है। 100 ग्राम तो वो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया था, हमने उसको कैलकुलेशन, हीट कैलकुलेशन के लिए यूज किया था। कंटेंट में वो कभी ऐड नहीं होगा। तो कंटेंट में हमारा 100 प्लस 100 यानी 200 ग्राम वाटर यही रहेगा। और ये चीज हम लोग को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो जब भी हीट कैलकुलेशन की बात आए तब उस वाटर इक्विवेलेंट को वाटर में ही ऐड करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ देर के लिए कैलोरीमीटर कितना हीट ले रहा है या दे रहा है इसको भूल जाएंगे, क्योंकि उसका जब वाटर इक्विवेलेंट हमको मिल गया तो इसका मतलब कि उसके बदले उतना वाटर ही है, ऐसा लेके चलने में कोई बुराई नहीं है। इसीलिए हम वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन ही करते हैं, ताकि हमारा काम चीजों को आसान कर दे।
अब लगभग सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हो गए हैं कैलोरीमेट्री में। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं वो लगभग हमने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं है, तुम लोग और क्वेश्चंस ट्राई करना। अगर लगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा या ये नहीं समझ आ रहा, ऐसा भी हो सकता है कि आइस से स्टीम तक की बात पूछ दी जाए कि हमको कुछ आइस दे दिया गया, हमको कुछ स्टीम दे दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तब क्या होगा। या फिर कितना ग्राम आइस है, कितना ग्राम स्टीम चाहिए ताकि फाइनल टेम्परेचर 80 आ जाए, या फाइनल, ऐसा भी क्वेश्चन हमने कर लिया कायदे से देखा जाए तो। उसमें भी वाटर इक्विवेलेंट का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए तो क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट भी हुआ तो सोचने का जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसा ही रहने वाला है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर वो देख लिया, थर्मोमीटर वगैरह देख लिया, थर्मल एक्सपेंशन भी देख लिया, कैलोरीमेट्री भी देख ली। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का अगर कोई है तो वो है हीट ट्रांसफर। खास करके कंडक्शन और रेडिएशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देके आज छोड़ूंगा, आज ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि सब जो है कुछ क्वेश्चन को कंबाइन कर सकते हैं हम कि इसमें थर्मल एक्सपेंशन का कुछ बात आ जाए और कैलोरीमेट्री का बात आ जाए, कैलोरीमेट्री का बात आ जाए और हीट ट्रांसफर का बात किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ होते हैं। जैसे टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन रहेगा तो टोटली अलग क्वेश्चन होगा, एक्सपेंशन का क्वेश्चन होगा तो टोटल अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन होगा तो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आप क्वेश्चन को भी देख के बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि किस पार्ट का क्वेश्चन है, और जितने पार्ट अभी तक हो गए हैं उन सबके आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के लिए है वो है हीट ट्रांसफर। हमने इसके बारे में बात करी है कि जब भी कोई टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दो बॉडीज में और उसको हम लोग थर्मल कांटेक्ट में लेके आते हैं तो हीट का फ्लो होता है, और उसी एनर्जी के फ्लो को ही, और उसी एनर्जी को जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, उसी को ही हीट बोलते हैं। जब तक फ्लो नहीं तब तक हीट नहीं। तो हीट का जो ट्रांसफर है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो कितने मोड्स के थ्रू होता है। मोस्टली हमको दो ही प्रोसेस के बारे में डिटेल पढ़ना है। पहला है कंडक्शन जो मोस्टली सॉलिड्स में होता है, दूसरा है कन्वेक्शन जो फ्लूइड में होता है, मतलब लिक्विड और गैसेस, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कन्वेक्शन, इसलिए इनको डिटेल्स में हमको नहीं पढ़ना होता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में एक आध डेफिनेशन वगैरह जो है वो हम देखेंगे, लेकिन डिटेल में ये नहीं पढ़ना है। डिटेल में हमको कंडक्शन पढ़ना है, और तीसरा जो है जिसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन, जिससे डायरेक्ट सन से एनर्जी अर्थ पर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेडिएशन। इसमें 2-3 लॉ हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। और कंडक्शन में भी एक फॉर्मूला है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। और हमने जैसा पहले ही बताया था कि इस पार्ट का भी क्वेश्चन का बहुत ज्यादा मतलब कोरिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। बहुत ज्यादा कोरिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस पार्ट का है। तो जब भी कुछ एक तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हमको थोड़ा बहुत आता है तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। रॉड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, तो उसमें हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जिन बच्चों को आता है वो लोग एंजॉय करेंगे, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ के रखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद ट्राई कर लेंगे, जैसे हमने आपको पॉइजलीज इक्वेशन ही बताया था। और रेडिएशन ये भी काफी शानदार टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात इन सब इस पूरे पार्ट में क्या है कि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन।
इसमें सारे रिजल्ट एज इट इज अपने को याद करने हैं। जैसे कंडक्शन का जो फार्मूला होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, स्टेफेंस लॉ, ब्लैक बॉडी, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सब स्टेटमेंट्स हैं और उनको एज इट इज याद करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट। ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं देखता हूँ इवनिंग में अगर क्लास की पॉसिबिलिटी होगी तो मैं कल इवनिंग में क्लास रखूंगा। अगर मैं, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी बच्चे। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक दो बच्चों का सजेशन है कि क्लास को थोड़ा पहले कर दिया जाए, मतलब 9 बजे की जगह 8:30 या 8 तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 8:30 तक कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कभी कभी लेट हुआ, जैसे 9 बिल्कुल सेफ साइड होता है मेरा। वर्स्ट के सिनेरियो में ही हम 9 बजे से लेट होते हैं। 8:30 में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं लेट हो गया और क्लास को 10 मिनट 5 मिनट डिले करना पड़ जाए। इसलिए 8:30 बहुत ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। अगर मतलब ये बहुत रश हो जाएगा मेरे लिए। 8:45 या 9 ऐसा करते हैं तब भी थोड़ा कम रश है। कभी कभी तो देखते हो 10-15 मिनट हमने उसमें भी डिले कभी डाल दिया है। वो क्या है, कभी कभी मीटिंग्स होने लगती हैं, कुछ बात होने लगा तो फिर अपने को क्लास डिले करना पड़ता है। वो बार बार अच्छा बात नहीं है। तो 9 बजे एक अच्छा टाइमिंग है कोई उसके लिए। और आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर मान लो 8 बजे तक घर आ जा रहे हो ना, तो एक स्लॉट अभी के लिए जो करंट टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लो अभी हमने आज कैलोरीमेट्री पढ़ा दी, अब कल की क्लास अगर सपोज होती है तो आप अगर आकाश की क्लास के बाद आते हो, आपको 45 मिनट के टाइप का एक चंक मिल जाता है, तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स जो एग्जैक्टली क्लास में अभी जस्ट चल रहे हैं या हुए हैं, और डाउट्स रेडी कर लो उतने देर में। एक वो टाइम हो जाएगा जिसमें तुम इजीली उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। जो भी डाउट्स अगर होंगे तुरंत का निकाला हुआ रहेगा तो उस पर अच्छा डिस्कशन भी होता है। क्योंकि 8:30 बजे से एक दिन की बात अगर होती तो मैं कर देता, लेकिन कभी ट्रैफिक के कारण, कभी किसी से बात होने लगा, कभी ऐसा हुआ, तो बहुत क्रंच हो जाएगा, एकदम भागम भाग करना पड़ेगा काइंड ऑफ। तो हाफ एन आवर वो एक तरह से क्वेश्चन की तरह होता है कि मतलब अगर हम कहीं लेट हुए, कुछ खरीदने लगे, तो भी 9 बजे तक तो क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी। देखता हूं, अगर अभी तो ऐसे ही चलने दो, और कल का क्लास के बारे में हम आपको बता देंगे और दोपहर तक बता देंगे क्या है। हाँ मल्हार बताइए। सर वो एक डाउट था वो वेव का। बोलो। सर जो साइन ए प्लस साइन बी है वो हार्मोनिक फंक्शन है क्या? हाँ, सर कैसे साइन उसमें ए तो प्लस साइन बी। हाँ साइन ए या ए साइन ओमेगा टी? नहीं, मतलब वो साइन और उसके अंदर एक एंगल, मतलब उसको मैंने ए माना है, साइन ए प्लस साइन बी। देखो जैसे मैं तुम ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स हो गई, हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक का मतलब ऐसा, हार्मोनिक वेव किसको बोलते हैं? जैसे क्योंकि तुम लोग सब लोग पढ़ रहे हो तो ये ऐसा नहीं है कि समझ नहीं सकते। जैसे y इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, अगर ऐसा बात हो गया तो सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइन वेव्स है, इसको हार्मोनिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ओमेगा टी लिख दूं और इसको 2 ओमेगा टी लिख दूं तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो एक पीरियोडिक फंक्शन बन सकता है
हार्मोनिक फंक्शन बन सकता है, लेकिन ये वेव इक्वेशन मतलब हार्मोनिक फंक्शन होगा, हार्मोनिक नहीं होगा ऐसा नहीं बोलना, लेकिन ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आती है ना, तो ये कुछ अलग ही टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, ये प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन में नहीं जाएगा। सर और वो एक और है कि मतलब जब एसएचएम में हम ऐसा लिखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम क्यों नहीं चाहिए थी? सेम अगर नहीं होगा ना तो वो एक पीरियड होगा, वो एसएचएम नहीं होगा। जैसे मान लो यही दोनों फंक्शन जो हमने लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, ये एक पीरियडिक फंक्शन है, ये एक पीरियडिक मोशन हो सकता है, ये एसएचएम नहीं हो सकता। अब अगर हम दो या दो से ज्यादा फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तभी उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे साइन ओमेगा टी प्लस जैसे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। तो जब तक ये सब में ओमेगा टी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तब तक इन सब को कुछ ए नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा इस फॉर्म में लाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही तुमने इस ओमेगा टी को 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी वगैरह वगैरह लेने लिए जैसे ऐसे, तो ये एक पीरियडिक फंक्शन जरूर है, वाई इज ए पीरियडिक फंक्शन। ये मोशन जो बॉडी परफॉर्म करेगा इस टाइप का वो एक पीरियडिक मोशन करेगा, लेकिन एसएचएम नहीं करेगा, वो एसएचएम नहीं होगा। सर पर जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज की थी और उसे मतलब वो ग्राफ वाले ऐप पे लगा था तो मतलब वो हो तो रहा था एसएचएम ही। एसएचएम का कंडीशन क्या होता है? दो बार डिफरेंशिएट करने पर y इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू एक्स। यहाँ पर चूंकि अगर हम y के टर्म्स में लिख रहे हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक बार चेक कर लो कि ये आ रहा है क्या। जब ये अलग अलग होंगे तो नहीं आएगा ऐसा। तो एसएचएम का जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई करना चाहिए। एसएचएम का कंडीशन ये थोड़े ना कहता है कि कोई भी साइन फंक्शन तुम ऐड कर दोगे तो वो सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। हार्मोनिक होगा, सिंपल हार्मोनिक क्यों होगा? सिंपलेस्ट काइंड ऑफ हार्मोनिक मोशन सारा मोशन थोड़े ना हो सकता है। ओके सर, है ना। और हम लोग बहुत जल्दी इन सब चीजों पर डिटेल बात करने वाले हैं, टेंशन मत लो। और एक बार जब ये सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा तो कोई भी डाउट का गुंजाइश नहीं बचेगा कि हमने ये चीज अभी सिखाई नहीं है, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अनईजी हो रहा है ये सारी चीज को बताना। इसको बहुत अच्छे से हम लोग प्लॉटर पर भी देखेंगे, प्लॉटर पर इसको रियलाइज करेंगे एक्चुअल प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कैसे बनता है, कैसे चेंज होता है। मैंने सबका प्लॉटर पर बनाया हुआ है इक्वेशन वगैरह, तो लाइव वो दिखता है तो समझ आता है थोड़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ओके, एक्चुअली कल का पीडीएफ शायद मैंने भूल गया हूँ भेजना, मैं भेज देता हूँ।